नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेज में। अपन बात कर रहे थे आपके विज्ञान के छठे पाठ के बारे में, जिसमें अपने एक वीडियो पीछे किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो जरूर देखिएगा, ताकि उसी से रिलेटेड आगे अपन पढ़ते जा रहे हैं। तो पीछे वाला वीडियो अगर आपको लगातार अच्छे से समझ में आ रहा है तो ये भी आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। और अपन जो सारी की सारी आगे जो परिभाषाएं वगैरह जो पढ़ेंगे, जो भी टॉपिक पढ़ेंगे, बहुत ही ईजी वे में पढ़ेंगे, ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, तो आपके ये जो 7 नंबर है, इस पाठ को 7 नंबर का नए संशोधित सिलेबस के अनुसार 7 नंबर का जो रखा गया है, वो 7 के 7 नंबर आपको इसमें से किस तरह प्राप्त करने हैं वो भी अपन देखेंगे। और अभिक्रिया भी, आपको बहुत बच्चों को अभिक्रियाओं से डर लगता है कि सर किस तरह से लिखनी है, ये अभिक्रिया संतुलित कैसे होती है, वो सारी की सारी समस्याएं आपको इस चैप्टर में पूरी करवा दी जाएगी। कोई भी इस तरह की समस्या नहीं रहेगी। तो चलिए आगे शुरू करते हैं अपन इस पाठ को, जिसके अंदर अपने पढ़ना है आज रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में, यानी रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है और कितने प्रकार की होती है उसके बारे में। तो देखो, रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, इससे पहले अपने पढ़ा था रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन। जो किसी पदार्थ के अंदर रासायनिक परिवर्तन होता है उसी को क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यानी किसी पदार्थ में होने वाले रासायनिक परिवर्तन को क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, रासायनिक परिवर्तन को क्या कहते हैं, अभिक्रिया कहते हैं। लेकिन आपको यहाँ पर बात ध्यान रखनी है, रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, नया पदार्थ बनता है। पदार्थ तो क्या होता है, नया बनता है। जैसे दूध से दही, एक नया पदार्थ बना है। ठीक है, लेकिन इसमें कभी भी क्या होते हैं, नए परमाणु नहीं बनते हैं। नए परमाणु का निर्माण नहीं होता है, ना ही कोई परमाणु उसमें से नष्ट होता है, ना ही उसका निर्माण होता है। सिर्फ क्या होते हैं, परमाणुओं के मध्य क्या होते हैं, जो परमाणु होते हैं, जो परमाणु होते हैं, परमाणुओं के मध्य जो बंध होते हैं, बंध होते हैं, वो नए बनते हैं। मतलब पहले वाले टूटते हुए नए बनते हैं। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है, जो परमाणुओं के बीच पहले बंध बने हुए थे वो क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं और नए बंध बन जाते हैं। बस ये होता है, कभी भी नया परमाणु नहीं बनता है, आपने ध्यान रखना। और साथ में दूसरी बात आपको ये ध्यान रखनी है कि अभिक्रिया का द्रव्यमान हमेशा संरक्षित रहता है। द्रव्यमान संरक्षित का मतलब क्या होता है, जितना अभिकारकों का द्रव्यमान होता है उतना का उतना ही उत्पाद का द्रव्यमान होता है। ठीक है, अपन यहाँ पर एक उदाहरण लेते हैं, जैसे Mg मैग्नीशियम होता है, इसकी अभिक्रिया ऑक्सीजन से करवाने पर क्या बचता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, आपको साथ साथ में अभिक्रिया संतुलित करने का भी तरीका आना चाहिए। अब देखो, यहाँ पर मैंने आपको बताया था अभिक्रिया में, यहाँ पर देखो ऑक्सीजन कितने हैं, 2, यहाँ पर 1। आपको क्या कहा है, ऑक्सीजन को छोड़कर बाकी परमाणु। वैसे तो देखा जाए तो यहाँ मैग्नीशियम है, यहाँ भी एक ही मैग्नीशियम है, यहाँ पर 1 है। अब ऑक्सीजन को देखेंगे तो ऑक्सीजन 2 परमाणु है, यहाँ 1 है, तो यहाँ पर 2 नहीं लगाएंगे, ध्यान रखना। सिर्फ आप आगे 2 लगा सकते हो और बीच में भी नहीं लगा सकते। अगर यहाँ पर 2 लगाएंगे इसका मतलब मैग्नीशियम भी 2 हो गए और ऑक्सीजन भी 2 हो गए। लेकिन अपने यहाँ पर मैग्नीशियम 1 ही था, तो इसको संतुलित करने के लिए यहाँ भी अपन 2 लगा सकते हैं। अभिकारक या उत्पाद में अपन अपनी मर्जी से 2 जितनी भी अभिक्रिया को संतुलित कर सकते हैं, परमाणुओं की संख्या को बढ़ा या घटाकर। तो इस तरह से अभिक्रिया को अपन संतुलित करेंगे। जब मैग्नीशियम को जलाया जाता है, ठीक है, तो जलाने के लिए कौन सी गैस चाहिए, ऑक्सीजन। तो जब भी जलाया जाता है तो इसका एक श्वेत अवशेष बनता है। ठीक है, यानी ये अभिकारक था और ये उत्पाद बना है। ठीक है, लेकिन उसके अंदर आपको मैं बता देता हूं, नया परमाणु नहीं बनेगा। ठीक है, ना ही पहले वाले परमाणु खत्म होंगे। बस हुआ क्या, पहले मैग्नीशियम के और ऑक्सीजन के अलग अलग परमाणु थे, यहाँ पर उसने आपस में बंध बना लिया और एक नया पदार्थ बना है। सिर्फ क्या बना है, नया पदार्थ बना है। परमाणु वही, उन्हीं परमाणुओं से नया पदार्थ बना है। ठीक है, तो ये तो अपने बेसिक जानकारी थी रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। अब देखो, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार होते हैं। ठीक है, अलग अलग, अभिकारकों के जुड़ने के आधार पर, अभिकारकों के टूटने के आधार पर। ठीक है, अभिकारकों की जो प्रकृति होती है, यानी प्रकृति के आधार पर, इनके आधार पर, अभिक्रिया के वेग के आधार पर अलग अलग भागों में इसको बांटा गया है। ठीक है, तो अपन सबसे पहले देखते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के जो कुछ प्रकार हैं वो। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, मेनली जो प्रकार हैं वो सबसे पहला है संयुग्मन अभिक्रिया। संयुग्मन अभिक्रिया, ठीक है, जिसको संयोजन अभिक्रिया भी कहा जाता है, ध्यान रखना। संयोजन अभिक्रिया,
या फिर इसको एक और नाम कह सकते हैं योगात्मक अभिक्रिया। योगात्मक अभिक्रिया, ये इसके नाम हैं, इनको इन नामों से जाना जाता है। संयुग्मन कह दो, संयोजन कह दो या योगात्मक, तीनों एक ही के नाम है। दूसरा है अपघटन अभिक्रिया। कौन सी है? अपघटन अभिक्रिया, ठीक है। तीसरी है, इसको वियोजन अभिक्रिया भी कहते हैं। वियोजन अभिक्रिया। तीसरा जो प्रकार है वो है विस्थापन अभिक्रिया। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें से प्रश्न काफी बार पूछा जाता है, विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। और इसका वैसे तो कहें तो विस्थापन का ही दूसरा रूप है, लेकिन अपन चाहें तो इसका एक और नाम दे सकते हैं जिसको कहते हैं द्विविस्थापन। द्विविस्थापन अभिक्रिया। ये 4 प्रकार की होती है रासायनिक अभिक्रिया नॉर्मली, ठीक है। 4 प्रकार को अपना पढ़ना है। इसमें भी अपघटनीय अभिक्रिया है वो 3 प्रकार की होती है। जो अपघटनीय अभिक्रिया है वो 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सा? एक होता है विद्युत अपघटन, विद्युत अपघटन। दूसरा होता है ऊष्मीय अपघटन, और तीसरा है प्रकाश या प्रकाशीय अपघटन। प्रकाशीय अपघटन, ये इसके प्रकार हैं। किसके? सिर्फ एक के ही हैं। अपघटनीय अभिक्रिया के 3 प्रकार अपन इसके अंदर और पढ़ेंगे। बाकी अपने 4 प्रकार हैं। पहला है संयुग्मन अभिक्रिया, दूसरा है अपघटन, तीसरा है विस्थापन और चौथा है द्विविस्थापन अभिक्रिया। नाम से पहले थोड़ा सा मोटे तौर पर आपको बता देते हैं, फिर अपनी इसकी परिभाषा की बात करेंगे। संयुग्मन का मतलब क्या होता है? संयोजन करना, जोड़ना। संयोजन का मतलब भी क्या होता है? जोड़ना। और योगात्मक मतलब जोड़ना। देखो क्या होगा इसके अंदर, संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया, चारों परिभाषाएं अभी 1 मिनट में पहले याद कर लेते हैं, ठीक है। फिर अपन इसको आगे लिखकर समझ लेंगे। तो पहले होता है संयोजन, मतलब क्या होगा? अभिकारक और उत्पाद आपने पढ़े थे, अगर नहीं पढ़े तो पीछे वाला वीडियो देख लेंगे, उसमें आपको आसानी से समझ में आ जाएगा अभिकारक क्या होता है, उत्पाद क्या होता है। संयोजन का मतलब होता है जुड़ना। 2 या 2 से अधिक अभिकारक जुड़कर एक उत्पाद बनाते हैं। क्या करते हैं? अभिकारक तो 2, 3, 4 कितने भी हो सकते हैं, लेकिन उत्पाद कितना बनेगा? एक ही बनेगा। तो उसे क्या कहते हैं? संयोजन या संयुग्मन अभिक्रिया कहते हैं। ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं, उसे अपन संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। दूसरा देखो अपघटन। अपघटन का मतलब क्या होता है? टूटना। वियोजन का मतलब भी टूटना। अब क्या होगा? अभिकारक एक होगा, उत्पाद 2 या 2 से अधिक होंगे। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाता है, उसे क्या कहते हैं? वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाता है। अब वो किस तरह से? वो विद्युत के द्वारा टूट सकता है, ऊष्मीय द्वारा टूट सकता है, और प्रकाश द्वारा। तो इसका नाम कह दिया। अगर अभिकारक विद्युत द्वारा टूटता है तो विद्युत अपघटन, ऊष्मा द्वारा टूटता है तो ऊष्मीय अपघटन, और प्रकाश द्वारा टूटता है तो प्रकाशीय अपघटन। बस सिंपल सी परिभाषा। इसके बाद अगला है विस्थापन। विस्थापन का मतलब क्या होता है? विस्थापन का मतलब होता है, जैसे मान लो ये है, यहाँ पर 2 व्यक्ति हैं और एक व्यक्ति इस यहाँ पर चेयर पर बैठा है, यानी 2 व्यक्ति इसमें पास में बैठे थे, एक चेयर पर बैठा था। तो इसने क्या किया? इस व्यक्ति को हटा दिया और खुद यहाँ पर आ गया, इसको हटा दिया यहाँ से और खुद यहाँ पर आके बैठ गया। तो यानी इसको एक जगह से इसको विस्थापित कर दिया। अब ये विस्थापित कैसे कर पाएगा? अगर ये इससे ज्यादा ताकतवर है, ठीक है। अगर ये ज्यादा ताकतवर है तब तो इसको हटा पाएगा। अगर मान लो ये पहले से ही कोई व्यक्ति है, कमजोर सा व्यक्ति है, ये खुद ही, तो इसको जाएगा, ये ज्यादा ताकतवर होगा तो इसको हटा नहीं पाएगा। यानी अगर ये ज्यादा ताकतवर है, अकेला बैठा है जो, तो इसको विस्थापित कर देगा। ये हो गई विस्थापन अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक का एक परमाणु दूसरे परमाणु को क्या कर देता है? विस्थापित कर देता है, उसे क्या कहते हैं? विस्थापन अभिक्रिया। नीचे लिखा हुआ है द्विविस्थापन अभिक्रिया। अब द्विविस्थापन में क्या होता है? जैसे 2 व्यक्ति यहाँ हैं, 2 यहाँ पर हैं, ठीक है। ये क्या करेगा? इसको हटा देगा, ठीक है। ये इसकी जगह आ गया तो ये इसकी जगह चला जाएगा इसके साथ। तो यानी आपस में क्या कर लेते हैं? आदान प्रदान कर लेते हैं। ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के परमाणु आपस में क्या कर लेते हैं? आदान प्रदान, यानी एक दूसरे की जगह आपस में एक्सचेंज कर लेते हैं, उसे अपन क्या कहते हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो चारों परिभाषाएं मोटे तौर पर आपको समझ में आ गई। अब इसकी परिभाषा को लिखकर और एक एक अभिक्रिया को अपन डिटेल में समझते हैं।
तो अभी तक आपने देखे अभिक्रिया, जो रासायनिक अभिक्रियाओं के कुछ प्रकार देखे थे। अब एक एक प्रकार को अच्छी तरह समझते हैं। सबसे पहला कौन सा था? संयुग्मन अभिक्रिया। तो संयुग्मन अभिक्रिया की परिभाषा क्या होती है? देखो सिंपल सी परिभाषा, ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं। देखो संयुग्मन का मतलब भी क्या होता है? जुड़ना। क्या मतलब होता है? जुड़ना, यानी दो से अधिक अभिकारक जुड़कर या मिलकर आपस में एक उत्पाद बनाते हैं, उसे क्या कहते हैं? संयुग्मन अभिक्रिया कहते हैं, या संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। योगात्मक या योगशील अभिक्रिया भी कहा जाता है इसको। ठीक है, तो देखो सिंपल सी परिभाषा देखते हैं। ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं, उसे संयुग्मन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, ये तो होगी इसकी परिभाषा। एक और लाइन ध्यान रखनी, इन अभिक्रिया में अभिकारकों के मध्य नए बंध बनते हैं। नए बंध किस तरह से बनते हैं वो अपन समझ लेते हैं। सबसे पहला उदाहरण जो लेते हैं अपन, एक एक उदाहरण से समझते हैं, जो है कोयले का दहन। कोयले का दहन, कोयले का दहन देखो किस तरह से। कोयला क्या होता है? कार्बन। ये क्या होता है? ठोस होता है। अभिक्रिया लिखने के जो चरण लिखे तो उसी हिसाब से, प्लस कोयले का दहन जलने के लिए कौन सी गैस चाहिए? ऑक्सीजन। ये क्या होती है? गैस होती है। ठीक है, आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? CO2। CO2 क्या होता है? यानी बाद में जलाने पर, कोयले को जलाने पर क्या बनता है? सिर्फ धुआं बनता है। तो ये क्या होगा? गैस। ये क्या होता है? गैस। यानी कोयले को जला देते हैं तो धुआं बन जाता है सारा, यानी गैस बन जाती है। तो पहला है कोयले का दहन। अब यहां पर समझते हैं कैसे। ये देखो कार्बन और ऑक्सीजन था, ठीक है, अभिकारक दो थे, इनके मध्य बंध बन गया आपस में और एक ही पदार्थ बन गया, यानी आपस में जुड़कर एक ही पदार्थ बना दिया। ठीक है, अब देखो यहां पर दूसरी बात अपने को समझना है। देखो अभिकारक ये रहा एक, ये दो अभिकारक मिले और उत्पाद कौन सा है? एक ही है, ध्यान रखना। कार्बन डाइऑक्साइड एक ही उत्पाद है। ठीक है, तो यहां पर दो अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बना रहे हैं। कितने भी अभिकारक हो सकते हैं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, दो या दो से ज्यादा होने चाहिए, कम से कम दो या इससे ज्यादा कितने भी हो सकते हैं, लेकिन उत्पाद एक ही होना चाहिए। वो अभिक्रिया क्या कहलाती है? संयुग्मन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, वैसे तो अब आपको अच्छी तरह समझ में आ गया, लेकिन अपन और उदाहरण ले लेते हैं। जैसे मैग्नीशियम का दहन। देखो दहन जहां भी आएगा वहां कौन से किससे अभिक्रिया कराएंगे? ऑक्सीजन से। मैग्नीशियम क्या होता है? ठोस होता है। ठीक है, ऑक्सीजन क्या होती है? गैस होती है। कराएंगे तो क्या बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, और ये क्या है? एक, ठीक है, सॉलिड पदार्थ, राख जैसा पदार्थ बनता है, उसे क्या कहते हैं? मैग्नीशियम ऑक्साइड। देखो यहां पर साथ साथ में अभिक्रिया संतुलित करना भी सीखते जाना है। देखो यहां पर कार्बन कितना था? एक। यहां पर भी कार्बन एक है। ऑक्सीजन यहां पर दो अणु ऑक्सीजन के, यहां पर भी दो अणु ऑक्सीजन के। इसके अंदर इसको संतुलित करते हैं। मैग्नीशियम का एक अणु है, इधर भी मैग्नीशियम का एक अणु है, लेकिन यहां पर ऑक्सीजन के दो अणु है, यहां पर एक ही अणु है। तो अपन क्या करेंगे? इससे पहले दो की गुणा करेंगे, लेकिन यहां करने से क्या हुआ? मैग्नीशियम के भी दो अणु हो गए, ऑक्सीजन के तो हो ही गए, मैग्नीशियम के भी दो हो गए। तो इसको संतुलित करने के लिए अपन यहां लगा देंगे ये। इसका नाम क्या होगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या नाम है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये है मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, एक और देखते हैं आपकी बुक के अंदर जो उदाहरण दिया हुआ है, एथीन का हाइड्रोजनीकरण। एथीन का हाइड्रोजनीकरण। पहले तो देखते हैं हाइड्रोजनीकरण का मतलब क्या होता है? किसी भी के अंदर हाइड्रोजन जोड़ना, ऐड करना, हाइड्रोजनी। अब देखो एथीन का जो सूत्र होता है, मैंने आपको बताया, वैसे तो आपके 8वां पार्ट हटा दिया। एथीन का सूत्र होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये जो डबल बॉन्ड है ये इसके बीच में बने हुए बंध हैं, इनको जोड़ के रखने वाले बंध हैं। ठीक है, तो मैं इसको लिखने पर आपको इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है, CH2 डबल बंध CH2, और इसमें क्या जोड़ा है? हाइड्रोजन। ऐड करना, हाइड्रोजनीकरण का मतलब क्या होता है? हाइड्रोजन ऐड करना। ठीक है, तो इसको अभिक्रिया करवाएंगे इन दोनों की हाइड्रोजन से, तो क्या होगा? लेकिन इसमें क्या है? सीधी अभिक्रिया नहीं होगी, ध्यान रखना। इसमें उत्प्रेरक की और ताप की, दाब की, इनकी जरूरत पड़ेगी। तो देखो उत्प्रेरक कौन सा है? निकल। Na का मतलब कौन सा उत्प्रेरक है? निकल उत्प्रेरक है। ठीक है, और यहां पर क्या होगा? आपको 473 केल्विन दाब की और 100 ATM दाब की जरूरत पड़ेगी।
ये 473 केल्विन तो है ताप, केल्विन किसका मात्रक होता है? ताप का। ठीक है, इतने ताप की और इतने दाब की जरूरत पड़ेगी तब ये अभिक्रिया होगी और बनेगा क्या? ये होगा CH3 CH3। ये गैस है, ध्यान रखना, ये भी गैस है और ये भी क्या है? गैस है, तीनों गैस ही है। ठीक है, तो यहां पर देखो ये हाइड्रोजनीकरण जैसे ही हुआ तो ये CH3 इसका नाम है एथीन। ठीक है, और इसका नाम है एथेन। एथीन से क्या बना? एथेन बना। तो यहां पर भी देखो दो अभिकारक थे, एक उत्पाद था। ठीक है, तो आपको यहां पर तो ये अभिक्रिया तो अच्छे से समझ में आ गई कि संयुग्मन अभिक्रिया किसे कहते हैं? ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं, उसे क्या कहते हैं? संयुग्मन या संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो ये आपके सिंपल से उदाहरण सहित ये परिभाषा थी। और देखो इसको संतुलित भी करना चाहे तो सभी को संतुलित भी करके बताया हुआ है ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। इसके बाद देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया का जो दूसरा प्रकार है, महत्वपूर्ण प्रकार, क्योंकि इसमें से आपके सबसे ज्यादा प्रश्न इस अभिक्रिया के बारे में पूछा जाता है। कौन सी अभिक्रिया है? विस्थापन अभिक्रिया। क्या परिभाषा होती है? जिसमें अपने कहा था अभिकारक क्या करता है? दूसरे अभिकारक के परमाणु को विस्थापित कर देता है। एक अभिकारक दूसरे अभिकारक के परमाणु को क्या कर देता है? विस्थापित कर देता है, वहां से हटा देता है और खुद वहां पर आ जाता है। उस अभिक्रिया को अपन कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन का मतलब क्या होता है? वहां पर खुद आके बैठ जाना और उस जगह से वहां उसको हटा देना। ठीक है, तो देखो क्या दिया हुआ है? ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक दूसरे अभिकारक के परमाणु को विस्थापित कर देता है। ठीक है, इसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, सिंपल सी परिभाषा होगी। अब देखो क्या होता है, इन अभिक्रियाओं में अभिकारकों के बीच बंध टूटते व नए बंध बनते हैं, यानी पहले के बंध होते हैं वो टूट जाते हैं और नए बंध बन जाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए अपन समझे, मान लो कोई यौगिक था AB, इसकी अभिक्रिया हुई C से। ठीक है, तो इस C ने क्या किया? इस A को यहां से हटा दिया और यहां पर खुद आ गया, तो क्या हो जाएगा? CB प्लस A। तो यहां पर देखो C ने क्या किया? A को विस्थापित कर दिया। ठीक है, तो इसको कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। तो बंध देखो, ये लाइन समझते हैं, इन अभिक्रियाओं के मध्य अभिकारकों के बीच बंध टूटते हैं। पहले देखो बंध था A और B के बीच में, वो तो टूट गया। अब किसके बीच में बन गया? C और B के बीच में बंध बना हुआ है। A और B के बीच में टूट गया, तब A अलग हो गया। अब C और B के बीच में नए बंध बन गए। तो यही लिखा हुआ है, अभिकारकों के बीच बंध टूट जाते हैं और नए बंध बन जाते हैं। उदाहरण से समझते हैं, एक उदाहरण लिया मैंने, जैसे Zn प्लस CuSO4। ठीक है, इस अभिक्रिया को कराते हैं तो क्या होगा? ये जो Cu है, ये Zn है, Cu को क्या कर देगा? विस्थापित कर देगा। ठीक है, यहां से हटा देगा और क्या बन जाएगा? ZnSO4 प्लस Cu। ये होता है जिंक। ठीक है, और ये क्या है? कॉपर सल्फेट, नाम है इसका कॉपर सल्फेट। इसके नाम के लिए आपको मैंने बताया था, बेसिक वाला वीडियो जरूर देखिएगा। इसका नाम होता है जिंक सल्फेट। ठीक है, और ये कॉपर यहां से अलग हो गया, जिंक सल्फेट, और कॉपर यहां से अलग हो गया। अब मैंने आपको इसके अंदर बात कही थी कि क्या ये आप बताओ Cu लिखा हुआ हो और ZnSO4 लिखा हुआ हो, ये आपके पर्सन भी आया हुआ इस तरह से। ठीक है, क्या ऐसे बन जाएगा क्या? CuSO4 प्लस Zn। क्या ये Cu इस Zn को हटा पाएगा या नहीं हटा पाएगा? ये इंपॉर्टेंट बात है। यहां पर ये इस तरह से हटा दिया, तो आपको जब तक इस परिभाषा को पूरी इसको नहीं समझेंगे, विस्थापन अभिक्रिया को, तब तक आप नहीं बता पाएंगे। तो फिर किस तरह से बताना है? मैंने आपको एक बात कही थी यहां पर कि जो ज्यादा ताकतवर होगा वो कम ताकतवर को हटा देगा। अब अपने को क्या पता कौन सा ज्यादा ताकतवर है, कौन सा कम ताकतवर है? तो इसके लिए मैं आपको एक बताता हूं, बहुत ही आसान सी ट्रिक। तो देखो, अपनी जो ट्रिक क्या है उसको समझते हैं। अगर आपने ये ट्रिक याद कर ली तो इसमें से कोई भी पर्सन आपको बाहर नहीं आएगा। कैसी भी विस्थापन अभिक्रिया आ जाए आप उसको आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो ट्रिक क्या है, अपनी राजस्थानी भाषा के अंदर ट्रिक है, आपको इसको आसानी से याद भी रख सकते हैं। देखो क्या याद रखना आपको, ये पोसो, किसी व्यक्ति का मान लेते हैं, नाम है पोसो, अजीब सा नाम है, राजस्थानी भाषा का अपना नाम समझ लेते हैं। पोसो के में जिया लड़ा हा कॉपर मर्सी। देखो ट्रिक क्या है, पोसो के में जिया लड़ा कॉपर मर्सी, मतलब दो व्यक्ति है, लड़ाई कर रहे हैं, अपने को ऐसा लग रहा है कॉपर तो मरेगा इसके अंदर। ठीक है, आपको लास्ट में ये है एक नाम और याद रखना इसके अलावा। अब देखो इसकी ट्रिक बनाते हैं। पो का मतलब क्या होता है? पोटेशियम।
पो का मतलब क्या है, पोटेशियम, सो का मतलब सोडियम, क्या नाम हुआ, सोडियम, के का मतलब कैल्शियम। बहुत ही आसान सी ट्रिक है, आप एक बार में याद हो जाएगी आपको। मे का मतलब क्या होता है, मैग्नीशियम, क्या नाम हुआ, मैग्नीशियम। जी का मतलब जिंक, आ का मतलब आयरन, ठीक है, लड़ा मतलब लेड, हा का मतलब हाइड्रोजन, क्या नाम हुआ, हाइड्रोजन। कॉपर का मतलब तो कॉपर हो ही गया, आप नाम ही समझ गए। मर का मतलब क्या होता है, मरकरी, और सी का मतलब होता है सिल्वर, और एक लास्ट में नाम और याद रखना आपको, गोल्ड यानी सोना। अब देखो इसकी ट्रिक या सारी की सारी याद होगी, यानी पो पोसो के में जिया लड़ा हा कॉपर, मरसी तो पो का मतलब पोटेशियम, सो का मतलब सोडियम, के का मतलब कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, लेड। अब इनकी ट्रिक याद करते हैं, यानी इसके प्रतीक लिखते हैं। सोडियम का सॉरी पोटेशियम का क्या होता है, के, सोडियम का प्रतीक क्या होता है, Na, कैल्शियम का Ca, मैग्नीशियम का Mg, जिंक का Zn, आयरन का Fe। कुछ एक नाम देखो, बाकी तो नाम से चलते जाएंगे। आयरन का Fe होता है, लेड का क्या होता है, Pb होता है, हाइड्रोजन का H होता है, कॉपर का Cu होता है, मरकरी का क्या होता है, Hg, मरकरी का जो प्रतीक होता है Hg होता है, सिल्वर का क्या होता है, Ag, और गोल्ड का मैं यहां लिख देता हूं Au, गोल्ड का क्या होता है, Au। अब आप देखो यहां से ये जो है वो क्या है, इसका नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ क्रम है, नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ क्रम है, यानी ऊपर वाला तत्व नीचे वाले को तत्व को हटा देगा, लेकिन नीचे वाला तत्व कभी ऊपर वाले को नहीं हटा पाएगा। ऊपर वाला ज्यादा ताकतवर है, ये सबसे ताकतवर, उससे कम, उससे कम, उससे कम, ये तो ऊपर वाला जो ज्यादा ताकतवर है वो नीचे वाले कम ताकतवर को हटा सकता है। तो यहां पर देखो मैंने कहा था जिंक कॉपर को हटा देता है, तो जिंक से कॉपर ऊपर होगा, जिंक ऊपर होगा, कॉपर नीचे होगा, तब तो हटा देगा। तो ये देखो यहाँ रहा, ये रहा जिंक, और कॉपर कहां है, ये रहा, तो देखो इससे नीचे है तो हटा देगा। अब मैंने कहा था क्या कॉपर जिंक को हटा पाएगा, बिल्कुल नहीं हटा पाएगा। क्यों नहीं हटा पाएगा, क्योंकि देखो जिंक क्या है, ऊपर है, नीचे से ऊपर क्या है, ये ज्यादा ताकतवर है, तो इसको कैसे हटा पाएगा, तो ये अभिक्रिया संभव नहीं है, संभव ही नहीं है ये अभिक्रिया। ये अभिक्रिया क्या है, संभव नहीं है। तो ऐसी अभिक्रिया जब भी लिखा है, क्यों, क्योंकि ये इससे क्या है, आपको अगर परिभाषा पूछ ले, ये पूछ ले पर्सन कि क्या ये अभिक्रिया संभव है, तो लिखेंगे नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि जिंक है वो कॉपर से क्या है, ज्यादा क्रियाशील है, अभिक्रियाशील है, तो इसको ये विस्थापित नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो आपको ये इस तरह से आप इस पूरी अभिक्रिया को याद कर सकते हो, और ये इसकी ट्रिक है, इसको भी आप आसानी से याद कर लेंगे। तो फिर कोई सी भी अभिक्रिया आपसे पूछ ले, जैसे मान लो एक अभिक्रिया मैं लिखता हूं, ये संभव है क्या, FeSO CuSO4, बताओ ये संभव है नहीं है। तो देखो Fe ऊपर होना चाहिए किससे, कॉपर से, तो Fe कहां पर है, ये रहा फेरस, ये रहा, तो ये कॉपर इससे नीचे है, तो बिल्कुल इसको ऊपर वाला तो नीचे वाले को हटा सकता है, तो लिखेंगे FeSO4 प्लस Cu। अगर उल्टा होता तो यहां पर Fe और यहां पर Cu और यहां पे F होता तो संभव नहीं होता। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आपको ये विस्थापन अभिक्रिया, इसमें अभी कभी भी दिक्कत नहीं आएगी अगर आपने इस तरीके से समझ लिया तो। उसके बाद देखते हैं अभिक्रिया का तीसरा प्रकार, वो है द्विविस्थापन अभिक्रिया। देखो विस्थापन से मिलता जुलता ही है द्विविस्थापन, या उसको कह सकते हैं विस्थापन का ही एक प्रकार भी कह सकते हैं इसको, द्विविस्थापन विस्थापन का ही एक प्रकार है। देखो क्या होता है इसमें, उसमें देखो एक अभिकारक क्या करता है, दूसरे एक परमाणु को विस्थापित करता है। इसमें क्या होता है, दोनों को विस्थापित, आपस में दोनों एक दूसरे की जगह चेंज कर लेते हैं। ठीक है, उसे कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया, यानी ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के परमाणु के बीच, देखो ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के परमाणु के बीच में आपस में आदान प्रदान होता है। अभिकारकों के जो परमाणु होते हैं उन्हीं के बीच में आपस में क्या हो जाता है, वही आपस में क्या हो जाते हैं, आदान प्रदान हो जाते हैं, उसी को क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसमें भी क्या होते हैं, पहले के बंध बने होते हैं, सेम विस्थापन की लाइन लिखनी है, जो पहले के बंध बने होते हैं अभिकारकों बंध, वो क्या होते हैं, टूटते हैं और नए बंध बनते हैं। पहले से बने हुए बंध अभिकारकों के बीच टूटते हैं और नए बंध बनते हैं। जैसे अपन उदाहरण के लिए इसको लें, तो देखो सिंपल से उदाहरण लेते हैं ताकि आपको एक उदाहरण से ही समझ में आ जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो अपने उदाहरण लिया कॉपर सल्फेट, इसकी अभिक्रिया करानी है NaOH से, किससे, NaOH, इसका नाम होता है कॉपर सल्फेट। ठीक है, और ये कौन सा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड।
ठीक है, दोनों के बीच अभिक्रिया होगी तो देखो क्या होगा, ये Na है ना, ये इस कॉपर को क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा और कॉपर इसकी जगह आ जाएगा। बस इतना सही होता है। देखो ये इसकी जगह और ये उसकी जगह चल गया, आपस में एक दूसरे की जगह आपस में क्या बदल कर लेते हैं, अदला बदली कर लेते हैं। तो देखो ये क्या बनेगा, ये आ जाएगा Na2SO4 प्लस ये हो जाएगा CuOH2। ठीक है, अब देखो यहां पर विस्थापन हुआ तो ये इस तरह से, अब आप कहेंगे सर ये Na का 1 ही था या 2 कैसे हो गया, तो एक्चुअल में क्या होता है, ये इस तरह से बना हुआ है, Na प्लस होता है 1 और SO4 -2 होता है। तो ये इसकी संयोजकता क्या होती है, इसके पैरों में आती है। तो मैंने आपको पहले ही कहा है, अगर बेसिक वाला वीडियो आपने देखा है तो बिल्कुल आपको सूत्र ये बनाने आसानी से आ जाएंगे। ठीक है, इसी तरह यह क्या होता है, कॉपर की संयोजकता +2 होती है और OH की -1 होती है, ये इसके पैरों में जाएगी तो यहाँ 2 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से ही क्या है, सूत्र बना हुआ है। तो ये तो आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब देखो ये क्या, इनके नाम क्या होते हैं, ये देखो सोडियम सल्फेट, तो ये नाम हो गया सोडियम सल्फेट, जिसके भी आगे SO4 जुड़ा हुआ सल्फेट, ये क्या हो जाएगा, कॉपर हाइड्रोक्साइड, क्या हो जाएगा, कॉपर हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो ये इससे देखो आपस में आयनों का आदान प्रदान इस तरह से होता है और ये नए पदार्थ इस तरह से बनते हैं। दूसरा एक और उदाहरण लेते हैं, अगर आपको इसमें दिक्कत है तो एक और उदाहरण लेंगे, उसमें समझ में आ जाएगा। अगला जो उदाहरण है AgNO3 प्लस KCl। AgNO3 क्या होता है, सिल्वर नाइट्रेट, और KCl मतलब पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड। ठीक है, इसमें क्या होगा, ये पोटेशियम इसकी जगह आ जाएगा और ये Ag इसकी जगह चला जाएगा। ठीक है, वैसे ही आदान प्रदान होगा। तो देखो ये क्या हो जाएगा, AgCl प्लस KNO3। इसमें देखो दोनों की संयोजकता बराबर होती है 1:1। ठीक है, इसलिए यहां पर संयोजकता नहीं आएगी। तो ये क्या हो गया, सिल्वर क्लोराइड, और इसका नाम हो गया पोटेशियम नाइट्रेट। क्या नाम हो गया, पोटेशियम नाइट्रेट। तो जब भी अभिकारकों के बीच परमाणु, अभिकारक जो परमाणु होते हैं उनके बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, तब कौन सी अभिक्रिया होती है, द्विविस्थापन अभिक्रिया होती है। बहुत ही सिंपल सा है, परिभाषा भी सिंपल सी, और परिभाषा आपको देखते ही पता चल जाएगा। दोनों अभिकारकों के बीच क्या होंगे, दोनों दो परमाणु होंगे। ठीक है, दोनों अभिकारकों के बीच दो परमाणु होते हैं। सिंपल सा उदाहरण अगर अपन ऐसे लेना चाहे AB प्लस CD, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर सीधा, ये कोई परमाणु की अभिक्रिया नहीं है, सीधा बताएं। अब ये C क्या होगा, A की जगह आ जाएगा, और A क्या चला जाएगा, C की जगह। तो क्या हो जाएगा, CB प्लस AD। ये क्या हो गया, आपस में देखो आयनों का आदान प्रदान होता है और ये क्या बन जाती है, द्विविस्थापन अभिक्रिया इसे कहते हैं। तो सिंपल सी थी ये एक द्विविस्थापन अभिक्रिया, आपको आसानी से समझ में आ गई और परिभाषा भी याद हो गई। अभिकारकों के बीच आयनों का या परमाणु का आपस में आदान प्रदान होता है, उसे कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो देखो जो फर्स्ट अभिक्रिया है, इसको अपने संतुलित करेंगे तो यहाँ क्या लगाएंगे, 2 लगाएंगे। क्यों, देखो इसको थोड़ा सा संतुलित कर लेंगे। यहाँ सोडियम के कितने परमाणु हैं, 2 हैं, यहाँ पर 1 ही है। तो यहाँ पर अपन 2 की गुणा कर दे तो सोडियम भी दोगे, हाइड्रोजन ऑक्सीजन भी दोगे, हाइड्रोजन भी दोगे। यहाँ भी देखो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों 2-2 हैं। तो यहाँ पर 2 लगाते ही अभिक्रिया क्या हो जाएगी, संतुलित हो जाएगी। तो अपने को जब भी एग्जाम के अंदर अभिक्रिया लिखनी है, संतुलित अभिक्रिया ही लिखनी है। ठीक है, और दूसरी वाली अभिक्रिया पहले से ही संतुलित है। इसके बाद देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया का अगला जो प्रकार है, चौथा प्रकार, वो है अपघटनीय अभिक्रिया, जिसको आपने कहा था अपघटन अभिक्रिया। ये बिल्कुल जो संयोजन अभिक्रिया पढ़ा था, बिल्कुल उसका कह सकते हैं उल्टा होता है। संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है, 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं। इसमें क्या होता है, एक अभिकारक होता है और उत्पाद 2 या 2 से अधिक बनते हैं। तो परिभाषा देखते हैं, ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक टूटकर, यानी एक ही अभिकारक होता है, वो टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाता है, उसे अपघटनीय अभिक्रिया कहते हैं। यानी अपने उदाहरण के लिए लिखना चाहें तो मान लो कोई ऐसा था, AB कोई अभिकारक था जो A प्लस B ऐसे टूट गया। ठीक है, तो ये कौन सा हो गया, ये हो गया वियोजन, या जिसको कह सकते हैं अपघटनीय अभिक्रिया। टूट गया, देखो एक था, यहां से अभिकारक तो एक ही है, उत्पाद 2 बन गए। तो जिसमें अभिकारक 1 हो, उत्पाद 2 या 2 से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं, तो वो क्या कहलाता है, अपघटनीय अभिक्रिया। अब इसके अंदर देखते हैं, इसमें अभिकारकों के मध्य
के बंध टूटते हैं और छोटे अणु बनाते हैं। अब देखो ये जो बड़ा अणु था ये तो क्या हुआ आपस में, इसके बंध टूट गए और छोटे दो अणु बन गए, ए और बी छोटे अणु बन गए। ठीक है, तो सिंपल सी परिभाषा, ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है उसे क्या कहते हैं, अपघटनीय अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, अब ये अपघटनीय अभिक्रिया के भी प्रकार होते हैं, 3 प्रकार। कौन कौन सा? पहला है विद्युत अपघटन, दूसरा है ऊष्मीय अपघटन और तीसरा है प्रकाशीय अपघटन। अब ये 3 प्रकार की परिभाषा, 3 प्रकार परिभाषा याद करने में 3 सेकंड। क्या सर 3 सेकंड में कैसे हो सकती है, अभी बताते हैं। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें अपघटन विद्युत द्वारा होता है विद्युत अपघटन कहलाती है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें अपघटन किसके द्वारा होता है, विद्युत द्वारा, विद्युत अपघटन। ऐसी अभिक्रिया जिसमें अपघटन ऊष्मा द्वारा होता है, ऊष्मीय अपघटन। और ऐसी अभिक्रिया जिसमें अपघटन प्रकाश द्वारा होता है, प्रकाशीय अपघटन। बताओ क्या दिक्कत हुई इसके अंदर? बहुत ही सिंपल सी तरीके से परिभाषा याद करेंगे तो आसानी से हो जाएगी। ठीक है, अब अपन इसके उदाहरण देख लेते हैं। परिभाषा आप चाहें तो लिख सकते हैं, ऐसी अभिक्रिया जिसमें अपघटन विद्युत द्वारा होता है उसे विद्युत अपघटनीय अभिक्रिया कहते हैं। ऐसी अभिक्रिया जिसमें अपघटन ऊष्मा द्वारा होता है उसे ऊष्मीय अपघटन कहते हैं। और अंतिम है ऐसी अभिक्रिया जिसमें अपघटन प्रकाश द्वारा होता है उसे प्रकाशीय अपघटन कहते हैं। देखो इसका उदाहरण लेते हैं। पहला उदाहरण, जैसे मान लो अपने पानी का सूत्र क्या होता है, H2O। ठीक है, इसको अपन क्या करेंगे, अगर इसका विद्युत अपघटन करेंगे, ठीक है, यहां पर ऊपर लिख देंगे विद्युत अपघटन। विद्युत अपघटन तो क्या हो जाएगा, H2 और O2 क्या हो जाएंगे, दोनों अलग अलग हो जाएंगे। ये क्या है, द्रव है। ये क्या हो जाएगा, दोनों, ये हाइड्रोजन भी गैस है और ऑक्सीजन भी क्या है, गैस है। तो देखो इसका विद्युत अपघटन किया तो ये अलग अलग दो अलग अलग परमाणु में टूट गया। अब इसको चाहे तो संतुलित कर सकते हैं। ऑक्सीजन के 2 अणु है, यहाँ ऑक्सीजन का 1 है। हाइड्रोजन के 2 है, यहाँ पर 2 है। तो इसको क्या किया, 2 से गुणा किया। 2 से गुणा करते ही क्या हुआ, हाइड्रोजन 2 दूनी 4 हो गए, ऑक्सीजन तो 2 हो गए इसके आगे, लेकिन हाइड्रोजन 4 हो गए। तो यहाँ क्या करेंगे, 2 लगा देंगे। ठीक है, दूसरा एक और उदाहरण लेते हैं। जैसे मान लो NaCl है, ठीक है, इसका विद्युत अपघटन करते हैं तो क्या होता है, सेम ही है, विद्युत अपघटन करेंगे। तो विद्युत अपघटन करेंगे तो Na अलग बनेगा, Cl2 अलग बनेगा। क्या बनेगा, Na और Cl2। ठीक है, तो इसका ये हो गया। तो ये भी विद्युत अपघटन किया। यहां पर देख लेते हैं, इसको संतुलित कर लेते हैं। यहां पर भी लिखना है विद्युत अपघटन, ध्यान रखना, विद्युत अपघटन। यहां पर देखो क्लोरीन के 2 हैं, यहां पर क्लोरीन 1 है, तो सीधा वहां 2 नहीं लगा सकते, आगे 2 लगाना है। यहां 2 लगाते हैं, अब सोडियम भी 2 हो गए, तो यहां सोडियम। तो देखो ये हो गया। ये क्या होता है, NaCl मतलब क्या है, AQ। AQ का मतलब ये जल में घुला हुआ है। सोडियम क्या होता है, ठोस होता है। और ये क्लोरीन क्या होती है, गैस होती है। ठीक है, इसकी अवस्था अपन लिखते जाएंगे। अगला देखो, अगला जो उदाहरण है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, इसकी अभिक्रिया करेंगे, इसको गर्म करेंगे। इसका मतलब होता है, ये जो त्रिभुज जैसा चिन्ह होता है, इसका मतलब गर्म करना। क्या मतलब होता है, गर्म करना, या गर्म करने पर। गर्म करेंगे तो ये क्या बनेगा, CaO प्लस CO2, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। ये है कैल्शियम कार्बोनेट। इसका नाम क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। इसको गर्म किया तो कैल्शियम ऑक्साइड, ऑक्सीजन जुड़ी हुई कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसमें से निकल जाती है। अगला अंतिम देखते हैं, प्रकाशीय अपघटन। प्रकाशीय अपघटन में क्या होता है, HBr। ठीक है, इसको जब प्रकाश देते हैं, प्रकाश का मतलब होता है, आप H न्यू भी लिख सकते हैं। ये HV नहीं है, H न्यू है। ये लिखा हुआ हो चाहे ये लिखा हो, इसका मतलब होता है प्रकाश। और क्या बनेगा, H2 प्लस Br2। देखो ये संतुलित है या नहीं, इसको देख लेते हैं। यहाँ कैल्शियम के 1 परमाणु है, यहाँ पर भी 1 है। ऑक्सीजन यहाँ पर कितने हैं, ये कार्बन 1 है, कार्बन ये रहा, सॉरी ये कैल्शियम है, ध्यान रखना, ये कार्बन नहीं है, यहाँ पे कार्बन ये है। और ऑक्सीजन 3 है, 1 और 2 3 है, ये संतुलित है। तीसरा देखो, इसके अंदर हाइड्रोजन 2 है, Br2 है, तो यहाँ सीधा 2 लगा दो, ये हो गया संतुलित। इसका नाम होता है हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड। और ये हाइड्रोजन और ब्रोमाइड अलग अलग हो गए। ठीक है, तीनों की तीनों अभिक्रिया विद्युत अपघटनीय अपघटनीय अभिक्रिया क्यों है। तीनों में देखो, इसमें एक अभिकारक 2 उत्पाद, एक अभिकारक 2 उत्पाद, एक अभिकारक 2 उत्पाद, एक अभिकारक 2 उत्पाद। तो उत्पाद क्या है, हमेशा 2 ही नहीं होंगे, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, कम से कम तो 2 होंगे, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो इस तरह से आप इन अभिक्रियाओं को उदाहरण सहित याद रखना है। पेपर में ऐसे पूछा जाता है, कोई भी परिभाषा दे दी, कोई भी अभिक्रिया दे दी, इसको उदाहरण सहित समझाइए।
तो आपको उदाहरण लिख के फिर इसको बताना होता है। तो ये थे सारे आपके अभिक्रियाओं के प्रकार, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं कि आपको ये अभिक्रियाएं बिल्कुल आसानी से समझ में आई या नहीं आई, आपको ट्रिक से जो बताया जा रहा है वो आपको ट्रिक के काम में आ रही है नहीं आ रही, आपको इससे कितना फायदा हो रहा है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताया करें। वैसे आप कमेंट बॉक्स में बहुत ही अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, जिससे हमें उत्साहवर्धित होकर आपको अगले वीडियो है बहुत ही ऊर्जावान प्रदान करते हैं, मतलब बहुत ही एनर्जी के साथ आपको प्रदान करते हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ये तो बताना ही है, ठीक है। साथ में आपको इस वीडियो को शेयर जरूर करना है ताकि दूसरे बच्चों को भी इसका फायदा हो सके। तो आज की क्लास में बस इतना ही, धन्यवाद।